मतलब छठा चैप्टर है जिसका नाम है सरल परिपथ। ठीक, इस चैप्टर का नाम दे रखा है यानी कि पार्ट हमारा रहेगा 6 जिसका नाम है सरल परिपथ। सरल परिपथ। ठीक, देखिए इसमें जो हमारी हेडिंग रहेगी वैद्युत सेल। अगर वैद्युत सेल की बात करें, वैद्युत सेल हम कह सकते हैं एक ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे। ठीक, तो हम कह सकते हैं मतलब वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। उसे ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत सेल कहते हैं। ठीक, अगर वैद्युत सेल के प्रकार की बात करें तो निम्न 2 प्रकार की होती है, यानी कि प्राथमिक सेल। नंबर 1 हमारी हेडिंग इसमें रहेगी वैद्युत सेल के प्रकार में, नंबर 1 में प्राथमिक सेल। देखिए हम कह सकते हैं प्राथमिक सेल क्या होती है, वह सेल जो पुनः आवेशित नहीं की जा सकती, मतलब पुनः आवेश इसमें नहीं दिया जा सकता है। ठीक, अर्थात हम कह सकते हैं यानी रासायनिक ऊर्जा को सीधे सीधे ये क्या कर दे, वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। कौन सी सेल कहलाती है, प्राथमिक सेल। ठीक, अगर हम एग्जाम्पल की तौर की बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं जैसे लैक्लांसी सेल वगैरह होते हैं। ठीक, तो ये जो सेल है वो प्राथमिक सेल के ही क्या है, उदाहरण है। ठीक, प्राथमिक सेल के क्या है, उदाहरण। और हम बात करें शुष्क सेल, शुष्क सेल भी प्राथमिक सेल की यानी कि प्राथमिक सेल होती है। ठीक, तो ये हमारी, तो हम इसमें प्राथमिक सेल में हम लिखना चाहें वह सेल जो पुनः मतलब आवेशित नहीं की जा सकती है, सीधे सीधे वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लैक्लांसी सेल कह सकते हैं तथा शुष्क सेल, ये कौन से हैं, प्राथमिक सेल हैं। ठीक, नंबर 2 जो हमारी हेडिंग रहेगी द्वितीयक सेल, यानी कि द्वितीयक सेल। देखिए द्वितीयक सेल क्या होती है, वह सेल जो पुनः आवेशित की जा सकती है। ठीक, तथा हम कह सकते हैं रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। ठीक, तथा आवश्यकता पड़ने पर ये क्या करती है, यानी कि वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में भी परिवर्तित कर देती है। जैसे हम बात करें सीसा संचायक सेल जो होती है वो कौन सी सेल होती है, यानी कि द्वितीयक सेल होती है। ठीक, और होती है क्षारीय संचायक सेल जो होती है वो भी कौन सी सेल होती है, यानी कि द्वितीयक सेल होती है। ठीक, अगर हम अगला हम नोट पॉइंट डालेंगे उसमें नंबर 1 करके हम क्या लिखेंगे, अगला हमारा नोट पॉइंट रहेगा, ये मान लीजिए हम कोई पात्र ले रहे हैं। ठीक, ये क्या हमने एक पात्र लिया, इस पात्र में हमने 2 प्लेटें रखी। ठीक, नोट पॉइंट में नंबर 1 में हम क्या लिखेंगे, मतलब हमने एक पात्र लिया। ठीक, देखिए इस पात्र में हमने 2 प्लेटें रखी, ये क्या हमने मानी, 2 प्लेटें हैं। ठीक, एक प्लेट पर मान लीजिए धन आवेश उपस्थित है, इस प्लेट पर धन आवेश उपस्थित है। ठीक, और तथा दूसरी प्लेट पर हम कह सकते हैं ऋण आवेश उपस्थित है, यानी कि इस वाली प्लेट पर धन आवेश उपस्थित है। ठीक, इस वाली प्लेट पर ऋण आवेश उपस्थित है। देखिए ये वाली जो मतलब जहाँ पर हम कह सकते हैं ये दोनों प्लेटें जिस विलयन में डूबी हुई होती हैं उस विलयन को हम वैद्युत अपघट्य कहते हैं। कौन सा विलयन कहते हैं, यानी कि वैद्युत अपघट्य। ठीक, तो देखिए नोट पॉइंट में नंबर 1 में हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, यानी कि जिस विलयन में दोनों प्लेटें डूबी हुई होती हैं उस विलयन को हम वैद्युत अपघट्य कहते हैं, तथा जिस प्लेट पर धन आवेश उपस्थित होता है उस प्लेट को हम एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। तथा जिस प्लेट पर ऋण आवेश उपस्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं, कैथोड। ठीक, नंबर 1 में हमारा ये हो गया। अगर हम नंबर 2 में लिखना चाहें वैद्युत सेल के प्रतीक की बात करें तो वैद्युत सेल का प्रतीक ये होता है। ठीक, ये किसका प्रतीक है, वैद्युत सेल का प्रतीक है। ठीक, अरे हेडिंग रहेगी सेल का विद्युत वाहक बल, यानी कि सेल का
विद्युत वाहक बल, ठीक, सेल का विद्युत वाहक बल, या फिर हम कह सकते हैं इसे शॉर्ट में EMF, ठीक। इसकी जो फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल, ठीक। ये क्या इसकी फुल फॉर्म होती है, यानी कि सेल का विद्युत वाहक बल। देखिए सेल के विद्युत वाहक बल की अगर फार्मूले की बात करें, इसका जो फार्मूला होता है W बटे क्या होता है Q, ठीक। तो हम कह सकते हैं एकांक परिपथ में इसकी परिभाषा अगर बात करें, एकांक परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने में जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य को ही हम क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक। मान लीजिए हम बात करें, मान लीजिए एक हमने परिपथ लिया, ठीक, यहाँ पर एक सेल का टुकड़ा सेल लगी हुई है, ठीक। अब हमने आवेश इसमें प्रवाहित किया, तो आवेश प्रवाहित करने में हमें एक कार्य करना पड़ा, इस कार्य को ही हम क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक, सेल का। अब हम एक नोट पॉइंट डालेंगे, उसमें नंबर 1 करके लिखेंगे, नोट पॉइंट, ठीक, उसमें नंबर 1 करके लिखेंगे। हम बात करें सेल का जो विद्युत वाहक बल की बात करें, यह एक अदिश राशि होती है, यानी कि हम लिख सकते हैं अदिश, ठीक। यह कौन सी राशि होती है, अदिश। देखिए अगर इसके मात्रक की बात करें, जैसे आपने फार्मूला E बराबर है यानी कि W बटे Q पढ़ा है। W यहाँ पर कार्य है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। आवेश, यहाँ पर आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक। तो इसका एक मात्रक ये हुआ, या फिर हम कह सकते हैं इसका एक और मात्रक वोल्ट भी होता है, इसका एक मात्रक क्या होगा, वोल्ट, ठीक। और इसके विमा की बात करें, कार्य की विमा होती है ml² T⁻², और आवेश की विमा क्या होती है, AT होती है। इसे जब ऊपर लेके जाएंगे ml² T⁻, यहाँ पर 1 और -2 -3 A⁻, ठीक। ये इसकी क्या हो गई, विमा होगी। नंबर 1 में हम लिखेंगे यह एक अदिश राशि होती है। नंबर 2 में लिखेंगे इसका मात्रक की बात करें, जूल बटे कूलाम या वोल्ट होता है। नंबर 3 में हम लिखेंगे ml² T⁻3 A⁻, इसकी क्या होती है, विमा होती है। और हम बात करें, हम कह सकते हैं अगर मान लीजिए ऋण से धन की ओर जाते हैं, ऋण से धन की ओर जाने पर विद्युत वाहक बल का मान जो है वो पॉजिटिव होता है। विद्युत वाहक बल का मान कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक। मतलब हम कह सकते हैं ऋण से धन की ओर जाने पर विद्युत वाहक बल का मान कैसा होता है, पॉजिटिव। नंबर 4 में लिखेंगे। नंबर 5 की बात करें, अगर हम अपोजिट साइड जाएं, मान लीजिए धन से ऋण की ओर जाएं, तो विद्युत वाहक बल का मान जो होगा वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। यानी कि ऋण से धन की ओर जाने पर विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है, निगेटिव। अगर हम बात करें, मान लीजिए यहाँ पर एक हम सवाल लें, ठीक, एक हम सवाल लें इसी पर आधारित। जैसे मान लीजिए हम एक आगे के प्रश्न की बात करें, ठीक, तो यहाँ पर जो है इसका मान लीजिए विद्युत वाहक बल का E1 का मान 4 दे रखा है, इसका 5 दे रखा है, इसका 6, इसका 7 दे रखा है, ठीक। हम इधर से मतलब इधर की ओर चल रहे हैं। अभी हमने बताया था जब ऋण से धन की ओर जाते हैं तो विद्युत वाहक बल का मान कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक। E बराबर क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि ऋण से धन की ओर जाने पर, ठीक, ऋण से धन की ओर जाने पर विद्युत वाहक बल का जो हमने मान बताया था वो कैसा बताया था, पॉजिटिव बताया था। तथा हमने बताया था मान लीजिए धन से ऋण की ओर जाते हैं, धन से ऋण की ओर जाते हैं तो विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है, निगेटिव होता है। अगर हम इनकी परिणामी की बात करें तो मान लीजिए हम धन से मतलब इधर से चल रहे हैं, ठीक, ये माइनस है, सॉरी ये
प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। तो हम परिणामी की बात करें अर्थात यहाँ पर E1 E2 E3 E4 ठीक। तो E बराबर क्या होगा E1 प्लस के E2 प्लस के क्या होगा E3 प्लस के क्या होगा E4 होगा ठीक। E1 का जो मान दे रखा है 4 दे रखा है, क्योंकि धन से ऋण की ओर जा रहे हैं। धन से ऋण की ओर जाने पर विद्युत वाहक बल का मान कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ पर बताओ कैसा होगा, 4 जो है वो माइनस के होंगे। ये धन से ऋण की ओर जाएंगे, 5 दे रखे हैं माइनस के होंगे। ऋण से धन की ओर जा रहे हैं तो प्लस के 6 होंगे। ऋण से धन की ओर जा रहे हैं प्लस के कितने होंगे, 7 होंगे। तो माइनस के 9 और प्लस के कितने होंगे यहाँ पर 13। तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। ये इसका परिणामी विद्युत वाहक बल का आंसर है ठीक। इस प्रकार से इस पर आधारित क्या होंगे, न्यूमेरिकल यानी कि अंक का प्रश्न किए जाएंगे। जो हमारी हेडिंग रहेगी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ठीक, यानी कि हेडिंग रहेगी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ठीक। देखिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, हम कह सकते हैं यानी कि वैद्युत अपघट्य जो होता है वो धारा के मार्ग में एक अवरोध उत्पन्न करता है, जिसे ही हम कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। और वैद्युत अपघट्य क्या होता है आपको पता है, हमने बताया था जिस विलयन में दोनों प्लेटें जो होती हैं डूबी हुई होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्य कहते हैं ठीक। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध में हम क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं कि वैद्युत अपघट्य धारा के मार्ग में एक अवरोध उत्पन्न करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे हम लिखना चाहें स्मॉल आर से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल आर से क्या करते हैं, प्रदर्शित कर। नोट पॉइंट डालेंगे ठीक। नोट पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है उसका मान मतलब 0 नहीं हो सकता है ठीक। तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान 0 नहीं होता है ठीक। अगली जो हमारी हेडिंग रहेगी सेल की निर्भरता, सॉरी मतलब सेल के आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता, यानी कि हेडिंग रहेगी सेल के आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता ठीक। तो इसमें नंबर 1 में लिखेंगे, देखिए सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो यानी कि हम कह सकते हैं यह मतलब सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो निर्भर करता है प्लेटों के बीच की दूरी पर ठीक। तो हम कह सकते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है प्लेटों के बीच की दूरी पर ठीक। नंबर 2 में हम लिखेंगे सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है इसके क्षेत्रफल पर। सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है सेल पर ठीक। नंबर 3 में हम लिखेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है इसकी सांद्रता पर। सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है इसकी सांद्रता पर। नंबर 4 में हम लिखेंगे सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो निर्भर करता है इसकी आयु पर ठीक। यानी कि हम कह सकते हैं इसके वर्ष पर भी निर्भर करता है इसकी आयु कितनी है ठीक। और वैद्युत अपघट्य, और नंबर 5 में लिखेंगे हम वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पर भी निर्भर करती है, यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध इसके प्रकृति पर भी मतलब वैद्युत अपघट्य के प्रकृति पर भी निर्भर करता है ठीक।